पाकिस्तानी सेना का बुरा हाल होने वाला है। सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा साहब, अगर देखा जाए कि कहीं पाकिस्तान बौखला तो नहीं गया है, क्योंकि अमेरिका से उसको जो इमदाद मिलती थी, जो रसद मिलती थी, वो रसद बंद हो चुकी है। बांग्लादेश को लेकर संकेत, क्योंकि बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर वहां की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारत से जुड़ी हुई सीमाओं पर तमाम एक्टिविटी देखी जा रही थी और वहां पर भारत विरोधी संकेत भी निकल कर आए थे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त एक पिच पर खड़े हुए हैं। तो अब जिस तरीके से अमेरिका से संकेत निकल कर आए हैं, तो वहां से भी उसे एक बड़ा झटका लगा है। इसके साथ साथ चाहे वो टीटीपी आतंक मचा रही हो पाकिस्तान में, या बलूचिस्तान लगातार वहां की सेना पर हमले कर रही हो, तो कुल मिलाकर ये बौखलाहट है जो देखी जा रही है, जो सीमाओं पर घुसपैठ के जरिए या फिर स्नाइपर के जरिए हमले किए जा रहे हैं। देखिए मनोज, जो आप कह रहे हैं उसको बौखलाहट कह रहे हैं, और उसकी बौखलाहट जो उसके डिस्परेशंस पहले, मगर उनकी एक ये सोच थी कि शायद हम कुछ कर पाएं, जो चीज़ें उनके हाथों से निकल रही है। देखिए क्या हुआ बिफोर ट्रंप के आने से पहले, जो ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ, आपने देखा होगा 2 हमले हुए, उसमें भी इस्लामिक कट्टरता का हाथ था और उसमें कहीं ना कहीं लिंकेजेस पाकिस्तान से भी मिलता है, क्योंकि ईरान ने किया। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई पाकिस्तान के जिसकी बौखलाहट, आप जो डिस्परेशंस की बात करें, कि जब हमारा रीसेटिंग हुआ चाइना के साथ, ये उनको बड़ा आका मानते हैं और ये मानते हैं कि चाइना के साथ यदि हुआ तो हम, जब आप देखे थे गलवान की जो राजपूत साहब बात कर रहे थे, नीरज जी, वो उस समय इनके बातें खिल गई थी कि शायद 2.5 फ्रंट की जो बात करते हैं भारत इंगेज रहेगा। मगर हमारी अपनी शहादत, हमारी अपनी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ थी, आपने गलवान देखा, कैलाश रेंजेस देखे, और जिस तरह से उसको वहां पर भी चाइना को झुकना पड़ा, और ये रीसेटिंग जो हुई है। दूसरी बड़ी बात जो हुई, ये जो रिजीम चेंज का एक चक्कर होता है डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर में वो चाहते थे कि उनको बेस मिले, और उन्होंने पूरा का पूरा बांग्लादेश के रिजीम को, जो पिछले साल थी शेख हसीना को, उसको डिस्टेबलाइज किया। जो कि इन्होंने रियलाइज किया है कि एक हिजबुत तहरीर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप बताते हैं ना, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद, इसकी तरह एक और वहां पर आपने जमात इस्लामी का नाम बातें आती हैं, वहां रजाकार की बात आती है, बांग्लादेश की बात करते हैं। मगर वहां पर एक नई फेनोमेना है, वो हिजबुत तहरीर है, जिससे कि अमेरिका का भी जो तुलसी गबार्ड हैं, जो कि इनकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर अभी बनी है, उनका ये मानना है कि इट इज मोर डेंजरस देन 3H, जो आपका हिजबुल्ला और हूती और आपने हमास का, उससे भी ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये कैलफेट की बात करता है, आईसिस एंड अलकायदा के लाइन पे। तो पाकिस्तान इसकी सह दे रहा है, और बांग्लादेश में जो आए हैं, तो इनका एक लिंकेजेस है, वो लिंकेजेस भी टूटने वाला है, क्योंकि इन्होंने तो कहा कि शायद ये लिंकेजेस हो जाएगा, मगर इतनी दूरी है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है। अब हमारे जो ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे, जो नदर्न फ्रंट हम कहते हैं चाइना के साथ, वो सारा ग्रेविटेट अभी इधर कर गए। 440 किलोमीटर का ही LOC है ना। उसके बाद IB में आपका, तो अभी आपका ये देखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ट्रुप्स ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड से बहुत ज्यादा है, और ये जो चीज है करेगा, क्योंकि ये आपको एक संकेत देता है कि हम भारत क्या करना चाहता है। और जो स्ट्रेटेजिकली यदि आप देखेंगे, तो आपने कल देखा ही, ट्रंप ने भी खुलकर कहा है कि पाकिस्तान को 26 से 11, और इसके अलावा उन्होंने कहा है पठान को कि जो उसको करना पड़ेगा। एक रिपार्टेट तो कर ही दिया है एक्सट्रेडिशन के ऊपर में, एक तो राणा जी आ ही रहे हैं वहां से, और देखिए सब आएंगे, सबको देने पड़ेंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की जो है वो साफ चुचुंदर की हादल करे तो क्या करे। उधर से चाइना इनको लगा रहा है, क्योंकि वो पूरा, वो तो कहता है ना, गुदार हमारा है, 91% चाइना ने ले चुका है, इनका 9% की भागीदारी है। तो ये जो सी पैक के ऊपर उछलते थे, तो पाकिस्तान केवल डेट ट्रैप में नहीं, इज द टाइम ऑफ बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं रीड कर रहा हूं। मैं नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ टाइम में के अंदर, क्योंकि हमारे भी 40 साल का योगदान रहा है फौज के अंदर, हम तो यही कहते हैं ना कि हमारे हिस्से को हमें लेना है, और हमारे या तो दे दो, यूएन डायलॉग से दे दो, टेबल पे दे दो, मगर हम बैटल फील्ड में तो लड़ते हैं और जीतते हैं, मगर हम टेबलों पे हारते हैं। मगर अब लीडरशिप बदल चुका है, और लीडरशिप के 2 नमूने इन्होंने देखे हैं, तीसरा नमूना के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी ले रहे हैं ये। इन्होंने सोचा था कि शायद तो 21 में UAE के माध्यम से इन्होंने कराया था ये जो आपका सीज फायर, उसका उल्लंघन हम सहते रहे,
मगर इतना ज्यादा नहीं था। अभी हम रीसेटिंग हो गई है हमारी, तो इनके ऊपर अब मुंह तोड़ जवाब है। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा हिस्सा जो भारतीय सीमाओं का लगा हुआ वो बांग्लादेश का लगा हुआ। नीरज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दशकों से पाकिस्तान जो अभी भी कर रहा है वो पहले भी करता रहा है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर क्या होना चाहिए? सबसे पहले बांग्लादेश की समस्या, वहां की सीमाओं पर जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है वो खत्म करनी चाहिए, या फिर कुछ और? देखिए मनोज, ये मानकर चलिए कि जो बांग्लादेश है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। हाँ, हाल के सालों में वहां पर थोड़ा रेडिकलाइजेशन हुआ है वहां पर, और हम लोग देख रहे हैं, कोशिश की जा रही है। जो वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी शेख हसीना थी, उन्होंने बहुत हद तक जो वहां कर जो कट्टरपंथी थे वहां पर जमाए थे, जिसके बारे में शेख हसीना सर बात कर रहे थे, उन सब पर बहुत लगाम लगा के रखी थी। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो उल्फा जो वहीं से ऑपरेट करता था, जो हमारा आसाम में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन अब रेडिकलाइजेशन हुआ, अब बिल्कुल डीप स्टेट वहां पर काम कर ही रहा था, अमेरिका का कर रहा था, तो उसके चलते जो शेख हसीना को छोड़ना पड़ा। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, हम इन टेररिस्ट रेडिकल ग्रुप्स के खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ हम शायद नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को इस तरह की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये इंटरिम सरकार है, ये मानकर चलिए मनोज, वहां पर इंटरिम सरकार है, वहां इलेक्शन होंगे, वहां पर बीएनपी जो कि ओपोजिशन में रही है पिछले 10-15 साल से, वो लड़ेगी। और अवामी लीग को कोशिश की जा रही थी कि उसको रोका जाए, उसकी सदस्यता जो है उसको रोक दिया जाए, चाहे शेख हसीना भारत में हो। लेकिन शेख हसीना साफ कर चुकी है कि वो इलेक्शन लड़के रहेंगी, और अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो कट्टरपंथियों को बहुत बड़ी जो है वो शिकस्त दे सकती है वहां पर। ये मानकर चल रहे हैं, भारत यही मानकर चलता है। तो हमारी कोई अदावत नहीं है बांग्लादेश के साथ। वहां पर अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर आएंगे तो हमारी बीएसएफ वहां पर तैनात रहती है। दुनिया के सबसे बड़ा बॉर्डर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है। चाइना से भी बड़ा बॉर्डर मनोज हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। हमारी बहुत अच्छी वहां पर तैयारियां हैं, कटीली तार लगी हुई है, फेंसिंग लगी हुई है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के जो डीजी हैं बांग्लादेश बीजीबी के, वो भारत आ रहे हैं, उनके साथ कॉन्फ्रेंस हो रही है बीएसएफ के साथ, और उसमें ये बात चार्टर तैयार किया जाएगा कि ये जो वहां पर अभी सत्ता जो परिवर्तन हुआ है वहां पर, एक चाहे वो पाकिस्तान की आईएसआई बिल्कुल, पाकिस्तान आईएसआई वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर दिया है कि अब उनको खुला छूट है, अमेरिका का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। भारत को डिसाइड करना है कि बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, क्या उसके खिलाफ कोई आप जो स्ट्रांग हैंड इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। हमें सिर्फ इस बात की तैयारी करके रखनी चाहिए कि वहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे वेस्ट बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, ये जो बॉर्डरिंग रीजन है, यहां पर आकर किसी भी तरह की कोई जो है डिस्टर्बेंस पैदा ना करें, तो हम ये मान सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ एक बार फिर से हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं। अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं कट्टरपंथ और जमात के, वो इस तरह के माहौल को खराब कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है शोएल काज़मी साहब। शोएल काज़मी साहब, अब तो घाटी की परिस्थितियां काफी बदल गई हैं, वहां पर विकास की तस्वीर देखी जा रही है, हिंदुस्तान को दिखाई देती है, तमाम दूसरे देशों को दिखाई देती है, लेकिन क्या ये बयार पाकिस्तान को नहीं दिखाई देती? कैसे दिखाई देगी? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो राग उनका 47 से आज तक है, वो राग कंटिन्यू है। उनका जो तरीकाकार है मुल्क को चलाने का, पूरी दुनिया जानती है। और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, जो प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो पाकिस्तान के, वो भी मानते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट बनते 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 मुझे लगता है किसी वक्त कोलैप्स भी हो सकता है, जो हालात मैं देख रहा हूं। क्योंकि भीख के तरीकाकार से मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क हमेशा सेल्फ रिलायंट सिस्टम से चलते हैं। आप वहां की डॉलर का रेट देख लीजिए, वहां की जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनका हाल देख लीजिए। तो पाकिस्तान को या तो एक होप थी कि इमरान खान आया था, एक स्ट्रेट वे इंसान जो चाहता था कि मुशर्रफ के बाद इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की अच्छी हो, ये भीख मांगने वाली रवायत खत्म करके पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट बने। लेकिन आपने देखा कि वो भी, उसका भी हाल क्या करके रखा हुआ है। शुरू में तो ट्रंप साहब उनकी बातें कर रहे थे, और उम्मीद यही थी कि शायद ट्रंप के आने से इमरान खान को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन वहां की क्राइसिस इतनी है, इतनी मुश्किलातें हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में, अगर आप देखें तालिबान का हाल देखें, जो वहां पढ़ते रहे उनके मदरसों में, आज वो भी पाकिस्तान की डिक्टेशन सुनने को तैयार नहीं है। आप ओवरऑल सिनेरियो देखिए तो पाकिस्तान किस
डगर पे चल रहा है, ये पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचने की जरूरत है। अगर इस तरह से चलता जाएगा तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान के कोई अच्छे दिन आगे भी आने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू इंडिया की कश्मीर और हमारी खुशहाली की जितनी भी तरफ बढ़ता है। पाकिस्तान के अच्छे दिन शायद इसलिए भी नहीं आने वाले हैं क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है। वो ना तो अपने यहाँ आर्थिक स्थिति को बहाल करना चाहता है, ना विकास की बयार करना चाहता है। वो अपने तमाम उन पुराने मामलों में उलझा हुआ है जो कि सियासी मामले हैं, या फिर उसके वो तमाम आतंकवादी या आतंकवादी संगठन जिनको वो पनाह देता है, वो रसद जो कभी उसको विकास के लिए मिलती थी हमेशा वो आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को बांट देता है दूसरे का बुरा करने के लिए। शायद इसलिए है कि वो नहीं निकल पाता और यही कारण है कि बॉर्डर पर लगातार कायराना हरकत कर रहा है।